सेसेशन या टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। ये वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 11 सेक्रेटरी प्रैक्टिस और दूसरे सब्जेक्ट्स का लिंक दिया हुआ है। आप वहां पे जाकर क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो अभी मैं शुरू करता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग और डेप्थ वाला ये क्वेश्चन है, सेसेशन या टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। आप कंपनी के मेंबर हो, आप कब मेंबर नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉलेज छोड़ दिया तो आप कॉलेज के स्टूडेंट नहीं रहे। तो उसी प्रकार से ऐसा सोचो कि आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मिस्टर ए हो आप, अक्षय कुमार हो आप, और आपके पास 100 शेयर है, ठीक है ना। अभी आप मेंबर हो किसके, रिलायंस के। तो मिस्टर ए इज द मेंबर। किस स्थिति में मिस्टर ए मेंबर नहीं रहेगा, वो ये क्वेश्चन है। तो एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। पहला, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। यदि मिस्टर ए ने शेयर्स मिस्टर बी को बेच दिए, ठीक है, ये सब ऑनलाइन होता है, कैश में का कोई संबंध नहीं इस ट्रांजैक्शन में। मिस्टर ए ने शेयर्स मिस्टर बी को बेच दिए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मिस्टर ए का नाम कट जाएगा और मिस्टर बी का नाम आएगा। मिस्टर ए का मेंबरशिप खत्म हो जाएगा, जिसको सेसेशन या टर्मिनेशन बोलेंगे। मिस्टर बी विल बिकम द मेंबर because Mr. A has transferred the shares to Mr. B or Mr. B has made online payment to A. Everything is beta online. देर इज, या चेक से आप कर सकते हो मिस्टर बी, लेकिन आजकल चेक को क्लियर होने को टाइम लगता है, इसलिए सब ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन करते हैं, कैश का कोई संबंध नहीं। मिस्टर ए के पास जो डीमैट अकाउंट में 100 शेयर्स थे, उस डीमैट अकाउंट से चले जाएंगे। जैसे आप दे रहे हो ना गिफ्ट, व्हाट्सएप से आपने मैसेज भेजा, कहीं और चला गया, ऐसे सोचो। तो मिस्टर ए के डीमैट अकाउंट से 100 शेयर चले जाएंगे और मिस्टर बी के डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। मिस्टर बी मेंबर बन जाएगा, मिस्टर ए का मेंबरशिप चला जाएगा। क्या पॉइंट नंबर 1 सबको समझा? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यस और नो? यस सर। नेक्स्ट, इन केस ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर। डेथ हुआ मिस्टर ए का, तो मैंने जैसे बताया था, उसकी वाइफ मिसेस ए नॉमिनी होगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो रिलायंस को अप्रोच करेगी और बोलेगी मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है और ये उसका डेथ सर्टिफिकेट है, ये उसका डेथ सर्टिफिकेट, ये कोर्ट का लेटर ऑफ प्रोबेट है, कृपया शेयर्स मेरे नाम पे कर दो। लेकिन याद रखो, मिस्टर ए की डेथ हुई है, ऑटोमेटिक मेंबरशिप कैंसलेशन नहीं होगा, क्योंकि रिलायंस को तो पता नहीं है। रिलायंस के 32 लाख शेयर होल्डर है, किसकी डेथ हुई रिलायंस को ऑलरेडी पता चलेगा। मिस्टर ए की जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है मिसेस ए, उसको अप्रोच करना पड़ेगा। द मोमेंट मिसेस ए ने अप्रोच किया रिलायंस को, सब डॉक्यूमेंट्स करेक्ट है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो आरएनटी एजेंट है, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, वो मिसेस ए के, ऑफ कोर्स बोर्ड मीटिंग होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलाउड करेंगे, वो सब प्रक्रिया 12th में, वो सब अभी नहीं बताऊंगा मैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मिस्टर ए का नाम हटा देंगे रजिस्टर ऑफ मेंबर से और मिसेस ए का लेकर आएंगे। इसका मतलब मिस्टर ए का मेंबरशिप कैंसिल हो गया, टर्मिनेशन हो गया, सेस हो गया, सीईएसएस सेसेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो डेथ और इंसॉल्वेंसी यदि मिस्टर ए डूब जाता है, मतलब उसका संपत्ति कम, लायबिलिटीज ज्यादा, तो कोर्ट मिस्टर ए का संपत्ति बेचने के लिए ऑफिशियल रिसीवर को जो अपॉइंट करता है, उसका कंट्रोल जो मिस्टर ए का डीमैट का ऑफिशियल रिसीवर के पास आ जाता है। तो मिस्टर ए के शेयर्स यदि उस ऑफिशियल रिसीवर ने बेच दिए लायबिलिटीज पे करने के लिए, तो मिस्टर ए का नाम सीधी बात है हट जाएगा रजिस्टर से। तो मिस्टर ए विल नो लॉन्गर बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। क्या सब लोग क्लियर है यहां तक, यस और नो? यस सर। तीसरा, सेल ऑफ शेयर्स बाय द मेंबर इन द बायबैक ऑफ द कंपनी। बायबैक क्या होता है? अगेन ये कंसेप्ट बहुत डीप है, इन लोगों ने अभी लाया है, मैं बताता हूं। अभी इंफोसिस नाम की एक कंपनी है, ठीक है ना। इंफोसिस, मुझे लगता है इंफोसिस ने बायबैक लाया था। इंफोसिस के मार्केट में ऐसा सोचो 10,000 शेयर्स बिक रहे हैं, 10,000 शेयर्स उनके खरीदी बिक्री हर रोज चालू रहता है।
अब इन्फोसिस क्या बोलती है, एक पब्लिक को ऑफर देती है कि मार्केट में ए बी को बेचेगा, बी सी को बेचेगा, सी ए को बेचेगा, ए डी को बेचेगा। ऐसे शेयर होल्डर्स में आपस में भारत में 8 करोड़ शेयर होल्डर्स है, ठीक है ना, जिनके डीमैट अकाउंट्स है। तो उनके बीच में खरीदी बिक्री चालू रहेगा। लेकिन इन्फोसिस बोलता है कि भाई हम खुद खरीदेंगे शेयर्स, हमारे ही मार्केट में है। सपोजिटली मिस्टर ए ने परमिशन दिया बायबैक का, तो मिस्टर ए के शेयर्स इन्फोसिस के पास चले जाएंगे, मार्केट में 10,000 माइनस 100 हो जाएंगे, 9,900 शेयर्स ही मार्केट में बचेंगे, क्योंकि इन्फोसिस ने अपने ही शेयर्स मार्केट से बायबैक किया और इन्फोसिस पेमेंट करेगा मिस्टर ए को एक तय प्राइस में। नॉर्मली वो प्राइस शेयर बाजार से 5-10% ज्यादा होने का चांसेस रहता है। तो इसलिए बायबैक में मैं मिस्टर ए हूं तो मिस्टर बी को 100 रुपया में देने के बजाय, जो कि शेयर मार्केट में दाम चल रहा है, इन्फोसिस ने मुझे 100 रुपया 110 का ऑफर दिया है, तो मैं बोलूंगा भाई इन्फोसिस आप ले लो मेरे शेयर्स, ठीक है। और बायबैक में कभी कभार आपके 100 शेयर्स है तो पूरे का पूरा बायबैक नहीं होता है, 20 शेयर 25 शेयर 30 शेयर एक रेशियो के हिसाब से बायबैक होता है। तो मैंने जो शेयर दे दिए इन्फोसिस को, लेट अस एज्यूम मैंने मेरे पूरे शेयर्स का परमिशन आया तो मैंने 100 के 100 शेयर दे दिए, तो मेरा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से कट जाएगा, क्योंकि मैंने मेरे खुद के शेयर्स कंपनी को ही बेच दिए, कंपनी ने ही बायबैक कर लिया। मार्केट में शेयर्स कम हो जाएंगे इन्फोसिस के, क्योंकि 100 शेयर खुद इन्फोसिस ने नफा अच्छा कमाया, तो उस नफे से उसने खुद के शेयर्स मार्केट में कम करके मिस्टर ए से खरीद लिए। मिस्टर ए का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से हट जाएगा, कट जाएगा। क्या सबको समझ में आया ये बात? Yes, sir. और मार्केट में सिर्फ 9,900 शेयर्स ही बचेंगे। ऐसे अक्सर कंपनी करते रहते हैं, डीएलएफ ने बायबैक किया, इन्फोसिस ने, विप्रो ने, सब समय समय पर बायबैक करते रहते हैं। इसके भी हिडन स्टोरीज और लॉजिक्स है, वो लॉजिक्स तो 12th में बताऊंगा, अभी नहीं। अभी बताऊंगा तो मुझे 10 घंटा लगेगा भाई। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। फोर्थ फीचर ऑफ कंपनी, ये भी, ये इसका तो इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट्स में 12th में एक चैप्टर है, ठीक है ना। और 12th एसपी में भी फोर फीचर ऑफ शेयर्स है, बट ज्यादा डिटेल में नहीं है। अब ये फोर फीचर ऑफ शेयर्स होता क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। सेम सेम मैं रिलायंस का एक एग्जांपल लूंगा, जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है ना। ऐसा सोचो, रिलायंस ने 10 रुपए का शेयर्स मिस्टर ए को इश्यू किया और स्टार्टिंग में 6 रुपए मांगा। इसको मैं रब कर दूं, बहुत ज्यादा ये हो गया। हाँ, सपोजली रिलायंस कंपनी है, उसने शेयर्स आईपीओ आईपीओ में लाया। आईपीओ मतलब लाइव एग्जांपल लो ना, चलो एलआईसी का लो। एलआईसी ने शेयर्स, अभी दाम तो मैंने देखा नहीं है, अभी तक तो रिलीज नहीं किया उन्होंने, बट ऐसा सोचो 10 रुपए का शेयर है, स्टार्टिंग में उन्होंने बोला 6 रुपए पे करो, बाकी का 4 रुपए बाद में पे करो। मिस्टर ए ने रिलायंस के आईपीओ में अप्लाई किया, उसने 6 रुपए पे किया, एलआईसी ने उसको शेयर्स दिए, ठीक है ना। कितने, 100 शेयर्स दिए। तो उसने 100 × 6, मैं यहां पे लिखता हूं, 100 × 6 कितना पे किया, 600। टेक्निकल भाषा में इसको पेड अप बोलते हैं, अगेन ये 12th में आएगा। उसने अभी तक कितना पे नहीं किया है मुझे बताओ, कितना पे करना बाकी है उसका, 4 रुपया। तो 100 × 4, 400 उसका अभी तक कंपनी का देना बाकी है। एक साल बाद एलआईसी बोलती है, एक कॉल लेटर भेजती है कि भाई हमको शेयर्स के बाकी के पैसे दो, ठीक है ना। सब शेयर होल्डर को जाता है, मतलब मिस्टर ए को 100 × 4, 400 रुपीज बाकी जो था एक शेयर का पीछे 100 शेयर के पीछे 400 एलआईसी को देना है। बट कोविड की वजह से मिस्टर ए की फाइनेंशियल हालत खराब है, वो पे नहीं कर पाता है। एलआईसी क्या करता है, कॉल लेटर के बाद में एक कॉल रिमाइंडर भेजता है कि भाई आपने पे नहीं किया, प्लीज पे करो। जैसे नहीं पे किया मिस्टर ए ने, फिर तीसरा लेटर भेजता है कि प्लीज पे करो, नहीं तो उसको वार्निंग लेटर ऑफ फॉर फ्यूचर बोलते हैं कि हम शेयर जब्त कर लेंगे। फिर भी ए नहीं पे कर पाता है, तो लास्ट में एलआईसी मिस्टर ए के शेयर्स जब्त कर लेता है। जब्त कर लेता है मतलब उसके शेयर्स कैंसिल कर लेता है। मिस्टर ए का रजिस्टर ऑफ मेंबर से नाम कट जाता है, उसने जो 600 रुपए पे किए जब्त हो जाते हैं, वो एलआईसी को मिलता है, और यही 100 शेयर एलआईसी किसी और को बेच सकता है।
तो फोरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है? फोरफीचर ऑफ शेयर्स शेयर्स का जब्ती होता है, बिकॉज शेयर होल्डर के जो शेयर्स के बाकी के रकम जो मांगे गए कंपनी ने शेयर होल्डर से, वो शेयर होल्डर या तो नहीं दे रहा है या नहीं दे पा रहा है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ दिस मनी, कॉल मनी, एलआईसी ने शेयर्स जब्त कर लिए। जब्त करने पर मिस्टर ए का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से हट जाएगा, वो मेंबर नहीं रहेगा, उसका टर्मिनेशन हो जाएगा, कैंसलेशन हो जाएगा। इसको आसान भाषा में बताओ तो यदि एक कॉलेज का फीस है 10,000 रुपया, एक स्टूडेंट ने 3,000 रुपया भरा है, उसके माता पिता नहीं भर पाते बाकी का 7,000, तो वो स्कूल या कॉलेज एडमिशन कैंसिल कर देता है उसका। ठीक है कि 7,000 रुपये नहीं भरा, हमको भी स्कूल चलाना कठिन है, तो प्लीज हम जो आपके लड़के का स्टूडेंट का एडमिशन कैंसिल कर रहे हैं। मतलब स्टूडेंट को हकाल दिया जा रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ जो फीस जो ड्यू है 7,000 रुपये। ठीक है, तो एडमिशन कैंसिल हुआ, उसी प्रकार से मेंबरशिप भी कैंसिल होएगा एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। ये 400 रुपया कॉल मनी नहीं पे किया। क्या सबको समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. अच्छा, सरेंडर इज वेरी सिमिलर टू फोरफीचर। मैं यही एग्जांपल लूंगा लेकिन सरेंडर का मीनिंग बताऊंगा। मिस्टर ए ने एलआईसी को स्टार्टिंग में 600 रुपए दिए थे, 400 रुपए देने बाकी थे, 4 रुपया पर शेयर बाकी था, 10 रुपए का शेयर था, 6 रुपया उसने पेडअप किया था, 4 रुपया पे करना बाकी था, 100 शेयर थे, मतलब 400 रुपया पे करना बाकी है। एक साल बाद एलआईसी वापिस से पैसा मांगता है। अब मिस्टर ए को पता है कि उसकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत ही खराब है, वो पे ही नहीं कर पाएगा। अब एक ऑप्शन है, पहले तो कॉल लेटर आएगा, वो नहीं पे कर पाएगा तो कॉल रिमाइंडर आएगा, कॉल रिमाइंडर आएगा, कॉल रिमाइंडर नहीं पे किया तो वार्निंग लेटर ऑफ फॉरफीचर आएगा, और लास्ट में अब लेटर ऑफ फॉरफीचर आएगा तो मिस्टर ए का इज्जत खराब होगा। कंपनी हो सकता है न्यूज़पेपर में भी नाम डाल दे कि मिस्टर ए के शेयर जब्त करे, कोई भी इनसे डील ना करे, तो मिस्टर ए को नाम खराब होने का डर है। तो जैसे ही कॉल लेटर आता है, मिस्टर ए को पता है कि उसकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत खराब है, वो पे नहीं कर पाएगा, तो फोरफीचर खुद एलआईसी जब्त करता है, लेकिन सरेंडर में मिस्टर ए खुद कंपनी के पास जाता है, एलआईसी के पास जाता है और बोलता है कि भाई मैं मेरे 100 शेयर जब्त कर, जब मतलब मेरे 100 शेयर ले लो। अब मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। एक आदमी ने एक बजाज की स्कूटर खरीदी या बजाज पल्सर खरीदी लाख रुपए की, 40,000 रुपए दिया, 60,000 का बजाज फाइनेंस से लोन दिया। ठीक है, लोन लिया। अब चाबी में से एक चाबी बजाज फाइनेंस के पास रहती है। उसने जो मंथली ईएमआई है 2,000 रुपया, वो 1 महीना पे नहीं किया, 2 महीना पे नहीं किया, 3 महीना पे नहीं किया। बजाज फाइनेंस ने उसको लेटर भेजा, फोन किया, उनके लोग आए, फिर भी आदमी हफ्ता नहीं पे कर पा रहा है। 3-4 महीने बाद बजाज फाइनेंस तंग आकर वो चाबी उनके पास जो एक्स्ट्रा रहती है वो आके गाड़ी जब्त करके लेके जाते हैं। टेक्निकल भाषा में उसको फोरफीचर बोलते हैं। क्या सबको समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. लेकिन सरेंडर में जब वो एक हफ्ता पे नहीं करता, दूसरा हफ्ता पे नहीं करता, उसको पता है तीसरे हफ्ते के बाद में जबरदस्ती उसकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, बजाज फाइनेंस के पास वो ताकत है, कोर्ट केस नहीं हो सकता क्योंकि उसने वो साइन किया था डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा था कि यदि मैं 3 हफ्ता पे नहीं करूं तो मेरे शेयर्स जब्त हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि 2 हफ्ते बाद उसको पता है कि मार्च 1 को उसका शेयर जब्त हो जाएगा, तो वो खुद जाता है बजाज फाइनेंस के पास, बोलता है गाड़ी ले लो। ठीक है, मेरे पास पैसा आएगा तो मैं दे दूंगा, लेकिन अभी आप ले लो। तो बजाज फाइनेंस वाले बोलते हैं भाई ऐसा नहीं है, ये गाड़ी हम किसी और को ऑक्शन में बेच के पैसा वसूल लेंगे। तो सरेंडर और फोरफीचर में अकाउंटिंग सेम होता है। मिस्टर ए का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से हट जाएगा, जो उसने 600 रुपए पे किए हैं, जैसे बजाज का 40,000 पे किया, वो उसको वापस नहीं मिलना है, तो उसके 600 रुपए जब्त हो जाएंगे, उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से हट जाएगा, और उसने सरेंडर किया, उसने खुद ने जाकर कंपनी को बोला मेरे शेयर्स ले लो। बट सवाल ये उठता है कि फोरफीचर और सरेंडर में
मिस्टर ए के अच्छे दिन आने के बाद क्या उसको शेयर्स वापस मिल सकते हैं? द आंसर इज यस। यदि बजाज फाइनेंस वालों ने वो बजाज की गाड़ी किसी और को बेची नहीं है और मिस्टर ए के पास पैसा आता है, वो खुद जाकर बजाज को पैसा देता है, क्या बजाज फाइनेंस वाले गाड़ी लौटा देंगे? द आंसर इज यस, लौटा देंगे। बजाज फाइनेंस को तो पैसे से मतलब है। उसी प्रकार से मिस्टर ए के जो शेयर 100 जब्त किए कंपनी ने, यदि वो किसी और को नहीं दिए हैं तो मिस्टर ए के पास पैसा आता है तो वापस वो रिक्लेम कर सकता है। द आंसर इज यस, रिक्लेम कर सकता है। तो इस प्रकार से फोरफीचर कंपनी जबरदस्ती जब्त करती है, सरेंडर खुद मिस्टर ए जाकर बोलता है कि भाई मेरे शेयर जब्त कर लो, कैंसिल कर दो। ठीक है ना? फोरफीचर में इज्जत खराब होता है, सरेंडर में कंपनी न्यूज़पेपर में नाम नहीं डालती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठवां, एक्सरसाइजिंग ऑफ लियन ओवर द शेयर्स ऑफ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। अब ये होता क्या है, मैं इसका लाइव एग्जांपल देता हूं। मैं किंगफिशर एयरलाइंस का विजय माल्या का एग्जांपल देता हूं। किंगफिशर एयरलाइंस के जो किंगफिशर एयरलाइंस के जो शेयर्स थे, ऐसा सोचो कुछ शेयर्स विजय माल्या के नाम पे थे, और ऐसा सोचो विजय माल्या के, जहां तक मेरा नॉलेज है, किंगफिशर शेयर्स के एयरलाइंस के भी शेयर्स पब्लिक में थे, और यूनाइटेड ब्रेवरीज जो कि किंगफिशर बियर और वो जो दारू का जो ब्रांड है उसके भी शेयर्स विजय माल्या के नाम पर थे। जहां तक मुझे पता है 500 करोड़ रुपए के शेयर्स थे विजय माल्या के। अब क्या हुआ, किंगफिशर एयरलाइंस का जो प्लेन एयरपोर्ट में खड़े रहते हैं उसका हर रोज का भाड़ा देना पड़ता है, जो एविएशन फ्यूल है उसका पैसा देना पड़ता है। किंगफिशर एयरलाइंस तो बंद हो गया, विजय माल्या ने गारंटी दिया था, तो जो पैसा देना बाकी था गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने लियन मतलब जो गिरवी रखे हुए शेयर्स थे वो 500 करोड़ के शेयर्स गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया, मतलब बेच दिया मार्केट में। विजय माल्या को उसका पैसा नहीं मिला, वो पैसा गवर्नमेंट को मिला। मैं अभी एक और एग्जांपल दूंगा। अनिल अंबानी के कुछ शेयर्स एक कंपनी में थे, लेकिन वो गिरवी थे बैंक के पास, तो उस कंपनी का कर्जा, जहां तक मुझे लगता है रिलायंस का कैपिटल है, शायद मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, बट रिलायंस रिलायंस इंफोकॉम एक कंपनी था, रिलायंस इंफोकॉम, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस एनर्जी, ये सब अनिल अंबानी का ग्रुप था, रिलायंस एनर्जी। तो इसमें से मुझे लगता है शायद कैपिटल का कुछ शेयर्स अनिल अंबानी के नाम पर जो थे, तो उसने गारंटी के तौर पर कुछ करोड़ों रुपए के शेयर्स गिरवी रखे थे बैंक के पास। ऐसा सोचो एसबीआई के पास। अभी रिलायंस कैपिटल ने कर्जा लौटा नहीं पाया, सोचो एसबीआई को। जो लोन लिया था रिलायंस कैपिटल ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो गारंटी के तौर पर अनिल अंबानी के शेयर्स गिरवी थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एसबीआई ने क्या किया, अनिल अंबानी के शेयर्स बेच दिया और वो पैसा अपना वसूल लिया। तो लियन मतलब गिरवी वाले शेयर्स जो अनिल अंबानी ने रिलायंस कैपिटल के लिए कर्जा लेने के लिए जो शेयर्स दिए थे वो बिक गए। अनिल अंबानी को इसमें से 1 रुपए भी मिलेगा नहीं। जो भी पैसा बेच के पैसा है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेगा, और जो कर्जा दिया था उसमें से वो शेयर्स की कीमत जो बेचा वो रकम माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो ये लियन एक्सरसाइजिंग मतलब बैंक ने एक्सरसाइज किया और वो मेंबर के शेयर्स पब्लिक में बेच दिए। अच्छा, अभी द पर्सन हु होल्ड्स रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स टू व्हेन द कंपनी रिडीम द शेयर। अभी अगेन ये 12th में है, मैं वापस से बताऊंगा तो मुझे 10 घंटा लगेगा। एक कंपनी दो प्रकार के शेयर्स इश्यू करती है, एक होता है इक्विटी शेयर्स, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स का पैसा कंपनी वापस नहीं करती है, और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के शेयर्स वापस करती है। अब क्या होता है कि एक शेयर होल्डर ने कंपनी को 10,000 रुपए दिए हैं, ठीक है, और ये जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है कंपनी ने 20 साल के लिए इश्यू किए हैं, ठीक है, और इश्यू किया था 2001 में, 2002 में, 20 साल हो गए। 2022 में कंपनी ने क्या किया, रिलायंस ही सोचो, रिलायंस ने क्या किया, जो मिस्टर ए है
उसको बोला कि भाई आपने 2002 में हमको जो 10,000 रुपए के पैसा दिया था, हर साल हमने आपको 10-10% डिविडेंड दिया, मतलब हर साल हमने आपको 1,000 रुपए का डिविडेंड दिया। शेयर्स पे डिविडेंड दिया जाता है और प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड फिक्स रहता है। 20 साल हो गए, ये 10,000 रुपए वापिस ले लो। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 10,000 मिस्टर ए को कैश वापिस करेगा। और जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, सिंस उसमें नाम था 20 साल से मिस्टर ए का, क्योंकि वो शेयर होल्डर था अब तक, ठीक है, लेकिन अभी तो शेयर्स के पैसे लौटा दिए 10,000, तो मिस्टर ए का नाम कट जाएगा फ्रॉम दिस रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, क्योंकि उसको पैसा लौटा दिया गया है। तो इन केस ऑफ रिडीमेबल मतलब लौटाना, 20 साल बाद लौटा दिया, तो मिस्टर ए को पैसा मिल गया जो ओरिजिनली उसने दिया था। जैसे बैंक से ब्याज मिलता है, वैसे मिस्टर ए को हर साल डिविडेंड मिला। 20 साल तक हर साल 1,000 डिविडेंड दिया, 20वें साल में 10,000 लौटा दिया। तो मिस्टर ए का जो ओरिजिनल शेयर्स थे वो वापस पैसा मिल गया, रजिस्टर मेंबर से नाम कट गया, तो मिस्टर ए का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया एज अ मेंबर, क्योंकि उसको पैसा वापस मिल गया। तो ये रिडीमेबल प्रेफरेंस का बात था। सबको समझ में आया, यस और नो? Yes, sir. ओके, अभी नेक्स्ट लेते हैं, बहुत डीप है, फिर भी मैं बता रहा हूं। नाउ पर्सन रिफ्यूज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेंबरशिप। अब क्या होता है, लेट अस टेक वन एग्जांपल। एलआईसी शेयर्स मार्केट में लाता है, ठीक है, और जब मार्केट में लाएगा तो उसको एक डॉक्यूमेंट छापना पड़ेगा, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं प्रोस्पेक्टस, ठीक है। उस प्रोस्पेक्टस में आपको बताना पड़ता है पिछले 3 साल का प्रॉफिट, आप पर कोई कोर्ट केस चल रहा है कि नहीं। अब एलआईसी वो कोर्ट केस चल रहा है वो बताना भूल जाता है, ठीक है। और मिस्टर ए को जब पता चलता है, उसने एलआईसी को दिया है 10,000 रुपया, और जब मिस्टर ए को पता चलता है कि एलआईसी, में एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये फैक्ट नहीं है, कि कोर्ट केस चल रहा है एलआईसी का, जो उन लोगों ने प्रोस्पेक्टस में बताया नहीं था, जो कि बताना कंपलसरी है। तो अभी मिस्टर ए नाराज हो जाता है, बोलता है मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, या एलआईसी ने जानबूझकर नहीं किया बट गलती से मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, कुछ और बोल दिया, कुछ और था, मिस प्रिंट हो गया, या कुछ डेलिबरेटली गलती नहीं की है, या तो डेलिबरेटली गलती की। कोई कंपनी ऐसा नहीं करता, डायरेक्टर को जेल हो जाएगी। मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, और एलआईसी के केस में होगा नहीं क्योंकि खुद गवर्नमेंट है, बट सिर्फ जब बता रहा हूँ कि मिस्टर ए को पता चलता है कुछ तो डेलिबरेट छुपाया गया है या गलती हुई है। मिस्टर ए एलआईसी के पास जाता है, क्योंकि एलआईसी ने मिस्टर ए को शेयर्स दिए। एलआईसी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जो कि हर कंपनी को रखना पड़ता है, उसमें मिस्टर ए का नाम दर्ज है। 10,000 के शेयर, रुपए के शेयर है, वो भी दर्ज है, मतलब 1,000 शेयर पकड़ लो, 10 रुपए का एक शेयर है। तो अब मिस्टर ए कंपनी को बोलता है कि भाई मेरे को शेयर्स का पैसा वापस दो, मुझे मेंबर रहना नहीं है। बिकॉज एलआईसी ने गलती की है, या तो जानबूझकर या अनजाने में एलआईसी को यह पैसा लौटाना पड़ेगा। तो मिस्टर ए ने रिफ्यूज, रिसिंड मतलब कैंसल, मिस्टर ए ने खुद एलआईसी को जाकर बोला है मुझे मेंबर रहना नहीं है, मुझे पैसे वापस दो, और वो कोर्ट में भी केस कर सकता है। तो एलआईसी 10,000 रुपया लौटा देता है मिस्टर ए को। जैसे आपने एक गाड़ी मंगाई थी ब्लैक, आ गई आपको ब्लू, तो आप जाकर बोलते हो नहीं ब्लू गाड़ी वापस लो, मुझे मुझे भी दूसरी गाड़ी भी नहीं चाहिए, नाराज हो गए तुम लोग। तो उसी प्रकार से मिस्टर ए का जो नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से कैंसिल कर देगा एलआईसी, और पैसा लौटा देगा। एक्चुअली एलआईसी के डायरेक्टर पर केस होगा वो अलग, कंपनी पर केस होगा वो अलग। तो इसलिए जब आप प्रोस्पेक्टस छापते हो जिसमें आप कंपनी का इंफॉर्मेशन देते हो, बहुत संभालना पड़ता है भाई, डायरेक्टर को जेल हो सकती है यदि कुछ गलत फैक्ट्स दिए गए तो, और प्रॉफिट गलत बताया गया तो। इसलिए कोई भी कंपनी जब आईपीओ, आईपीओ मतलब शेयर बाजार में लाती है, तो प्रोस्पेक्टस में बहुत सोच समझ के इंफॉर्मेशन देती है, क्योंकि उसमें कुछ भी गलती हो गया तो जेल की सजा हो सकती है, हो सकती है, होती नहीं है। पता चल जाए कि छोटा मोटा गलतियां तो जेल नहीं होगा, बड़े गलतियां, डेलिबरेटली गलत प्रॉफिट, डेलिबरेटली प्रूव हो गया, कुछ छुपाया गया, तो डायरेक्टर को अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। और आखिरी का बेस्ट एग्जांपल लू, किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई है, वाइंड अप हो गई है कंपनी, पूरी तरीके से बंद हो गई है कंपनी। इन दैट केस आप शेयर होल्डर रहोगे ही नहीं। किंगफिशर एयरलाइंस पूरी तरीके से बंद हो गई है, वाइंड अप, कंपनी ने बोला कंपनी बंद कर दो, कोर्ट ने मोहर लगा दिया, कंपनी इज नाउ क्लोज्ड।
तो आप शेयर होल्डर ऑटोमेटिक आपका कैंसिलेशन हो जाता है, क्योंकि कंपनी पूरे तरीके से बंद हो चुकी है। तो इन दैट केस यदि कंपनी बंद हो जाए तो आपका मेंबरशिप ऑटोमेटिक कैंसिल होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि कंपनी अब आपने घर ही बेच दिया तो आप घर के मालिक कैसे रहे? आपने कॉलेज ही छोड़ दिया तो आप कॉलेज के स्टूडेंट कैसे रहे? मैंने बीवाईके कॉलेज में 1992-97 में कंप्लीट किया था। अब मैं बीवाईके का स्टूडेंट कैसे रहा? मेरा तो 97 में ही स्टूडेंट खत्म हो गया था, तो मैं भी क्लेम नहीं कर सकता कि मैं बीवाईके कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मेरा मेरा ग्रेजुएशन खत्म हो चुका है। उसी प्रकार से यदि कंपनी बंद हो चुकी है तो आप उस कंपनी के मेंबर रहेंगे नहीं, क्योंकि कंपनी के शेयर बाजार में बिक्री बंद हो गया है। वाइंडिंग अप मतलब कंपनी बंद हो चुकी है, शेयर बाजार में खरीदी बिक्री बंद हो चुका है, तो आप मेंबर रहोगे नहीं, ठीक है ना? तो इन दैट केस आपका मेंबरशिप कैंसिल होगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 9 पॉइंट्स थे। इन लोगों ने बाय बैक यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया। ये सारे पॉइंट्स आपको 12th में मिलेंगे, बट मुझे बताना पड़ा क्योंकि उन लोगों ने फॉरफीचर, सरेंडर, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन ये सारे शब्द यूज किए। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया 11 सेक्रेटरी प्रैक्टिस, वहां पे जाकर आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।